its position changes continuously, when its position changes continuously, when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. Stationary object taken as रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अभी समझाते हैं जी क्या चीज़ है ये। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि यहाँ पर लिखेंगे हम न्यूटन का आफ्टर 5 seconds का which is here स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वही का वही है जो ट्री है। तो हमने ये कहा कि कभी भी मोशन अगर हमको स्टडी करना होता है, हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम ये कहते हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में निकाला जाता है। तो हमने ये कहा कि हमने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि ये ट्री यहीं पर है। तो ये जो कार है ये पहले ये जो कार है ये पहले ट्री से पहले थी और कुछ समय बाद देखा तो ये ट्री के बाद पहुंच गई, ठीक है, ट्री के थोड़ा सा आगे पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार है मूविंग है, ठीक है ना। ट्री जहाँ था ट्री वहीं का वहीं है, ट्री ने अपनी जगह चेंज नहीं करी है, लेकिन कार ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। तो हमने मोशन को कैसे स्टडी करा, हमने ऐसे स्टडी करा कि या तो लगातार किसी चीज़ को मूव होते हुए देखना है, और या फिर क्या है कि हमने अभी देखा उसको और फिर ये कहा कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा तो अभी तो वो चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी, थोड़ी देर बाद देखा तो वो थोड़ा आगे पहुँच गई, तो इसका मतलब वो चीज़ मोशन में थी, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एक
डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसमें लिखिएगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is the actual length of the path traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body. Path covered by a moving body, irrespective of the direction in which the body travels. Irrespective of the direction in which the body travels. The distance traveled by a body. तो distance traveled का क्या होता है कि वो डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में बॉडी जा रही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई स्कूटर है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो उसने कितना टोटल पाथ, उसके पाथ जो है वो ट्रैवल करा, उसकी टोटल लेंथ जो है वही डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ऑब्जेक्ट है, उसने ए से चलना शुरू करा और वो बी तक पहुंचा और फिर वो सी तक पहुंच गया, तो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5 + 3 यानी कि 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया? 8 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ए से जो हमारा इनिशियल पॉइंट था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट ए था और जो हमारा एंडिंग पॉइंट था वो सी था। इनिशियल पॉइंट वाज ए एंड फाइनल पॉइंट वाज सी। तो हम ए से वहाँ तक पहुँचे, सी तक पहुँचे। तो ए से सी तक अगर हम डायरेक्ट पहुँचने की कोशिश करें तो डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, अगर हमने कहा कि हमने ए से स्टार्ट करा और हम ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक आ गए, तो ए से बी तक हम कितना किलोमीटर गए? 5 किलोमीटर। बी से सी तक हम कितना किलोमीटर गए? 3 किलोमीटर। तो 5 + 3 टोटल 8 किलोमीटर हो गया जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा। और अगर ए से सीधा सी तक चले जाएँ तो क्या होगा? ए से सी तक ये दे रखा है 4 किलोमीटर, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। The shortest straight line path between the initial and final position is called displacement। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दीजिए तो जो उसकी लेंथ आती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये तो डिस्टेंस ट्रैवल था, यहाँ लिखें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC, यानी कि ये हो गया 4 किलोमीटर। आगे लिखें, नेक्स्ट लिखेंगे
when a body moves from one position to another, ये जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, ये तो लिखा डिस्टेंस के लिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखवा रहा हूँ. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें लिखिएगा when a body moves from one position to another, body moves from one position to another, the distance traveled refers to the actual length of the path while when a body moves from one position to another, one position to another, comma, the shortest straight line distance between the initial position and final position of the body and final position of the body along with the direction is known as its displacement. Is known as its displacement. Is known as its displacement. तो when a body moves from one position to another, जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती है, तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है अलॉन्ग विद डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से सी तक जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ठीक, आगे चलेंगे. Distance is a scalar quantity that is, it has only magnitude and no direction. It has only magnitude and no direction. Next, second, displacement
अब समझिएगा दोनों में फ़र्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी हम मास की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हम मास की बात करते हैं तो हमने ये कहा कि जो हम अपना वज़न तोलते हैं ना वो हमारा मास होता है, मास होता है। और हम तो कॉमन लैंग्वेज में उसको वेट बोल देते हैं, वो वेट नहीं होता, उसको मास बोला जाता है। क्योंकि वेट हमेशा जो है वेट की यूनिट जो है वो किलोग्राम नहीं होती, वो न्यूटन होती है। वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वाले चैप्टर में करूँगा। तो अब आप इसमें ये देखिएगा कि जब हम अपना मास मेज़र करेंगे तो मास आप यहाँ पर मेज़र कर लो तो भी अगर आपका मास 50 किलो है तो 50 किलो ही आएगा। और यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर चले जाओ वहाँ पर मेज़र कर लो तो भी वही आएगा। तो मास का ये नहीं होता कि मास आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में कुछ और है, साउथ की डायरेक्शन में कुछ और है। मास तो जितना आपका यहाँ पर है, आप केरला चले जाओगे आपका मास वहाँ पर भी उतना ही निकलेगा, ठीक है ना। तो मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन पर डिपेंड भी नहीं करता। दूसरा, जब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अब आपको किसी ने ये कहा कि एक चेयर रखी हुई है, इस पर आपको फोर्स लगानी है। अगर किसी ने बोला चेयर पर आपको फोर्स लगानी है तो आप कहोगे अच्छा ठीक है लगा देते। फिर आप सोचोगे ये फोर्स कहाँ लगानी है, इसको अपने से दूर धक्का देना है या इसको अपनी तरफ खींचना है। फोर्स तो दोनों तरीके की हो सकती है, पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। तो पुश यानी कि आगे की तरफ हो गई, पुल यानी कि अपनी तरफ हो गई। तो इसका मतलब क्या, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो जो भी क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उस क्वांटिटी को हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे सुनिएगा, डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड में खड़े हैं या 10-12 बच्चे खड़े हैं ग्राउंड में, ठीक है। जो आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर है वो आता है, तो वो आगे कहता है भाई 1 किलोमीटर दौड़ना है, सबको दौड़ो, ठीक है। इसमें अपना तो दौड़ना शुरू कर देंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दूसरा भी उसी की तरफ आ रहा है, टक्कर हो जाएगी आपस में। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं पता, बस दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। और वही इंस्ट्रक्टर ने बोला कि 1 किलोमीटर दौड़ना है, इस ट्रैक के अलॉन्ग दौड़ना है। तो अगर ट्रैक के अलॉन्ग उसने बोल दिया तो इसका मतलब उसने डायरेक्शन दे दी, फिर सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो वो जो एक ही डायरेक्शन में जाना है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही दौड़ना, 1 किलोमीटर दौड़ना है, एक इधर जा रहा है राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, एक कहीं और ही जा रहा है, एक ग्राउंड से ही बाहर निकल गया सड़क पर दौड़ रहा है ना। तो ये तो पागलों की तरह दौड़ना होगा, तो इसको कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। और जिसमें डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, लिखा है ना, दैट इज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में किसी ने बोला 5 किलोमीटर, तो भाई पता नहीं 5 किलोमीटर दिल्ली की तरफ, मेरठ की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, किस तरफ पता ही नहीं, हमको डायरेक्शन नहीं पता। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। क्लियर? अभी लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे by a moving body cannot be zero, whereas the displacement can be zero. Let us consider an object on the circular path of radius 7 meter. Moving along the circular path of radius 7 meter. Let us consider an object moving along the circular path of radius 7 meter.
if it completes one round of the circular path यानी कि ये सर्कुलर पाथ है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है ये इसका सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। तो सर्कल का जो रेडियस है वो हमको दे रखा है 7 मीटर। सर्कल का जो रेडियस है वो हमको दे रखा है 7 मीटर और यहाँ पर मेंशन कर देंगे R 7 मीटर। और उसमें ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना चालू करा ऐसे ऐसे और चलते चलते तो अपना पूरा कंप्लीट करा तो यहाँ पर आ गया। तो इसने A पॉइंट से स्टार्ट करा चलना और वापस घूम फिर तो A पर आ गया। A से स्टार्ट करा वापस घूम फिर तो A पर आ गया। तो हम ये कहेंगे कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस ट्रैवल is equal to circumference of the path is equal to 2 pi r, तो 2 into 22/7 into r। रेडियस कितना दे रखा है 7 मीटर। 7 से 7 कट गया, कितना हो गया 44 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया इसका। डिस्प्लेसमेंट बताएंगे कितना, लिखिएगा 0 बिकॉज इनिशियल and final positions of the object are same। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस ये पूरी तरीके से सेम हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, हम ये तो निकालते हैं द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू करा और ये पूरा चक्कर काट के वापस यहीं पर आ गया। तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है दोनों सेम है। दोनों सेम है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 0। दोनों के बीच का जो पाथ लेंथ है वो 0 हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन बी 0। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, कमेंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर travels a distance of 1.5 meter towards east comma then 2 meter towards south meter towards
meter towards south, and finally 4.5 meter towards east. Towards east. अब फर्स्ट में लिखेंगे व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। What is the total distance traveled second part में पूछना है what is his resultant displacement। What is his resultant displacement। तो आपको resultant displacement भी निकालना है। अब जरा देखिएगा जो ये डेटा दे रखा है इस डेटा के हिसाब से काम करना है। ये बोल रहे हैं हम मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, तो जब हम पेन और पेपर पर करने बैठते हैं कोई भी चीज़ तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये किस तरफ है हमने इस तरीके से नक्शा देखा है। उसमें हमने देखा है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट राइट की तरफ और वेस्ट लेफ्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह से होता है। उन्होंने कहा अमन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक आदमी 1.5 मीटर राइट की तरफ जाता है यानी कि ईस्ट की तरफ जाता है। मीटर तो 1.5 मीटर को ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद देखिएगा इसको मैंने बोल दिया ए, इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। अच्छा दैन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वो 2 मीटर साउथ की तरफ। तो साउथ कहाँ है, ईस्ट को इस तरफ, साउथ क्या नीचे की तरफ। तो 2 मीटर हो गया साउथ की तरफ। इसको पॉइंट से बोल दिया एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4.5 मीटर फाइनली वो फिर से ईस्ट की तरफ गया। इस पॉइंट में बीच में तो ये आपने कर लिया। इसको ना स्ट्रेट लाइन से सचमुच में सही से आप बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा। जैसे यहाँ पर 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर को 1.5 सेंटीमीटर कर लेना। ऐसे ही ये 2 मीटर है इसको 2 सेंटीमीटर ले लेना और ऐसे ही 4.5 मीटर है इसको 4.5 सेंटीमीटर ले लेना। लिखना उसको मीटर 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 करना, ठीक है। ऐसे करिएगा। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो दिस प्लस दिस टोटल ऐड कर देना है आपको तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल
BC plus CD. 1.5 plus 2 plus 2.5, 4.5. 4.5 plus 1.5 हो गया 6, 6 plus 2 is 8. 8 मीटर हो गया. सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये कैलकुलेट करा जाएगा. कैसे करेंगे? आपने स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करी 1.5 मीटर, जो कि आप बना सकते हैं क्योंकि आप जिस नोटबुक पर काम कर रहे हैं उस पर स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है. तो आपने उस पर स्केल लेकर 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली. फिर वहाँ से आपने 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली. और फिर 4.5 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली. और फिर आप क्या करेंगे? आप ए से डी को ज्वाइन करेंगे ऐसे स्केल रखकर ए और डी को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे. तो हम ये कहेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट. एक ही बात है, चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखो चाहे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखो, एक ही बात. इज इक्वल टू ए डी. ब्रैकेट में लिखिएगा कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर. इसको आप लिख लीजिए 6.3 मीटर. अप्रॉक्स. ये आप जब चेक करेंगे ना तो 6.3 सेंटीमीटर का ही निकल कर आएगा. एक बार चेक करके देखिएगा, ये आपके लिए काम. ठीक है, ये बनाइएगा और इसको लेंथ इसकी ए से ले लो डी तक वाली जो लेंथ है इसको आप चेक करके देखिए. अगला हेडिंग आ रही है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन body has a uniform motion if it travels equal distances. If it travels equal distances in equal intervals of time. Equal intervals. If it travels equal distances in equal intervals of time, comma, no matter how small these intervals may be. No matter how small these intervals may be. तब हम बोलते हैं अगर कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स में मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सेकंड में, तो एक सेकंड में मान लीजिए वो 2 मीटर चल रही है, तो अगले एक सेकंड में भी 2 मीटर चलेगी, उससे अगले एक सेकंड में भी 2 मीटर चलेगी, ऐसे 2-2 मीटर चलती रहेगी. तो इसको हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली वो ट्रैवल कर रही है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट लिखेंगे a body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time.
travels unequal distances in equal intervals of time। तो क्या है कि टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो तो हमेशा इक्वल ही रहते हैं, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम ना एकदम से फास्ट चलने लगे या अचानक से स्लो चलने लगे। टाइम तो एक ही स्पीड से चलता रहता है, सारी ज़िंदगी एक ही स्पीड से चलता रहेगा टाइम का। तो ऐसा तो हम इसीलिए दोनों ही इक्वेशन में ये लिखेंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर भी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम में बराबर डिस्टेंसेस ट्रैवल करता रहे उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और जो बराबर इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पर लेंगे डिस्टेंस। एक सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। इनको लाइन डॉट्स को अगर मैं छोड़ता चला जाऊँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही दूसरा टाइम और डिस्टेंस। यहाँ मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 1 मीटर ट्रैवल करा, लेकिन 2 सेकंड में अचानक से कुछ ज़्यादा ट्रैवल कर जाता है, तीसरे सेकंड में और भी कुछ ज़्यादा ट्रैवल कर जाता है, चौथे सेकंड में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर जाता है। तो हम ये कहेंगे जब इनको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके भी ग्राफ बनेगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ज़रूरी नहीं ऊपर की तरफ जाता होगा ना, हो सकता है ऊपर जाए फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाए कि भाई अभी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। ऐसा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ग्राफ बन सकता है। तो उसी को हम बोलेंगे कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसी को हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताइए, तो क्लियर है ना? ये 2 ग्राफ्स हो गए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बाकी स्पीड वेलोसिटी वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज नहीं करते। बड़ी